दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। इंडियन सिनेमा की कहकशां में यूं तो अनगिनत सितारे टूटे और बिखरे, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनकी चमक वक्त की गर्द में धुंधली नहीं होती। वो अपनी अदाकारी से नहीं बल्कि अपनी सीरत और शराफत से दिलों में घर कर जाते हैं। और इन्हीं शख्सियात में एक नाम था फारूक शेख। वो शख्स जिसने बड़े पर्दे पर आम आदमी को एक ऐसी गरिमा, एक ऐसा ग्रेस बख्शा कि लोग उसे अपना अक्स मानने लगे। 25 मार्च 1948 को गुजरात के बड़ौदा के पास अमरोली के एक जमींदार खानदान में पैदा हुए फारूक शेख सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, बल्कि तहजीब, नफासत और बेमिसाल मोहब्बत का वो संगम थे जो आज के दौर में बेहद मुहाल है, दुर्लभ है। फारूक शेख साहब की परवरिश मुंबई के नागपाड़ा इलाके और गुजरात के पुश्तैनी गांव के दरमियान में हुई। उनके वालिद मुस्तफ़ा शेख एक मशहूर वकील थे और वालदा फरीदा बेगम ने उन्हें रवादारी और इखलाक का सबक घुट्टी में पिला दिया। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े फारूक ने अपने गांव की रियासत की चमक दमक तो देखी थी, लेकिन वहां फैली छुआछूत की बीमारी ने उनके मासूम दिल पर गहरा जख्म किया था, घाव किया था। एक जमींदार खानदान का चश्मचराग होने के नाते उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो फासलों को बरकरार रखें, मगर फारूक साहब की रूह कुछ और ही मिट्टी की बनी थी। उन्होंने उस दौर में दबे कुचले लोगों को न सिर्फ गले लगाया बल्कि उनके साथ बैठकर खाना खाया ताकि ऊंच नीच की उस दीवार को गिरा सके। यह महज उनका एक जज्बाती कदम नहीं था, बल्कि उस इंसानियत का ऐलान था जो ताउम्र उनके किरदार में नजर आई। वालिद साहब की ख्वाहिश पर फारूक ने मुंबई के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल की। वो एक काबिल वकील भी बन गए, लेकिन कचहरियों की दुनिया, अदालतों की दुनिया उन्हें बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने महसूस किया कि इंसाफ अदालतों के बजाय अक्सर पुलिस थानों की चौखट पर ही दम तोड़ देता है, और इसी बेदिली ने उन्हें थिएटर की तरफ मोड़ दिया। साल 1973 में MS सत्यू साहब की गर्म हवा शुरू हुई। सत्यू साहब के पास कम बजट था और उन्हें ऐसे चेहरों की तलाश थी जो पैसों के लिए नहीं बल्कि फन के लिए, आर्ट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए काम करें। फारूक साहब को सिकंदर मिर्जा के किरदार के लिए चुना गया। ताज्जुब की बात है कि उन्हें इस मास्टरपीस फिल्म में काम करने के लिए महज 750 रुपए, महज 750 रुपए का मेहनताना दिया गया, और यह रकम भी उन्हें किस्तों में कई सालों बाद मिली। लेकिन गर्म हवा ने उन्हें जो पहचान दी, उसने हिंदी सिनेमा में पैरेलल सिनेमा की बुनियाद रखी। फारूक शेख की अदाकारी में कोई शोर नहीं था, बस एक मीठी सी खामोशी और गहरी सी संजीदगी हुआ करती थी। शतरंज के खिलाड़ी में सत्यजीत रे जैसे उस्ताद के साथ काम करना हो या उमराव जान के नवाब सुल्तान का वो नफासत भरा किरदार, फारूक साहब ने हर सांचे में ढल कर अपना असर दिलों पे छोड़ा। उनकी और दीप्ति नवल की जोड़ी ने जैसे सुनहरे पर्दे पर सादगी की नई परिभाषाएं लिख दी। चश्मे बदूर, साथ साथ, बाजार और किसी से ना कहना जैसी फिल्मों ने यह साबित किया कि बिना किसी बनावट या भारी भरकम एक्शन या ग्रैंडर या सेट्स, इन सब के बिना भी दर्शकों का दिल जीता जा सकता है। दीप्ति नवल और फारूक शेख की वो केमिस्ट्री आज भी उन गलियों और कैफे की याद दिलाती है जहां मोहब्बत में रकीब नहीं बल्कि एक मासूम सा एहसास हुआ करता था। और फिर जब फारूक शेख ने टेलीविजन का रुख किया तो वहां भी उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। श्रीकांत जैसे संजीदा शो से लेकर जी मंत्री जी जैसी व्यंग्यात्मक कॉमेडी, सरकाज़म से भरपूर, उन्होंने हर
हर हर जॉनर में कमाल किया। लेकिन जिस शो ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया, अजीज बना दिया, वो था सॉरी, वो शो था जी टीवी का जीना इसी का नाम है। इस शो में जब वो मशहूर हस्तियों से मुखातिब होते थे तो उनका अंदाज किसी इंटरव्यूअर जैसा नहीं बल्कि पुराने हमराज, पुराने दोस्त जैसा होता था। उनकी वो मखमली आवाज, सुभान अल्लाह कहने का वो खास लहजा और मेहमान की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, और यही वजह थी कि लोग उन्हें जिंदगी के सबसे पोशीदा किस्से उनके सामने खोल कर रख देते थे। फारूक साहब के बारे में एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि नेकी कर दरिया में डाल के उसूलों पर यकीन रखते थे। साल 2008 के मुंबई के आतंकवादी हमलों 26/11 में ताज के होटल के एक कर्मचारी राजन कांबले शहीद हो गए थे। जब फारूक साहब ने अखबार में उनकी बेवा और उनके 2 छोटे बच्चों के हालात पढ़े तो उनका दिल भर आया। उन्होंने चुपके से उस परिवार की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के खर्च तक हर महीने बिना किसी को बताए वो मदद भेजते रहे। ताज्जुब की बात है कि उस परिवार को सालों तक ये पता भी नहीं चला कि उनका मददगार कौन था। फारूक साहब ने सख्त हिदायत कर रखी थी कि उनका नाम कभी सामने ना आए। उनकी वफात के बाद जब वो मदद रुक गई तब जाकर दुनिया को यह पता चला कि पर्दे का ये हीरो असल जिंदगी में कितना बड़ा फरिश्ता था। इसके अलावा यूनिसेफ के पोलियो अभियान के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की खाक छानी ताकि देश का मुस्तकबिल सुरक्षित हो सके। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा और फारूक साहब अपनी आखिरी फिल्मों जैसे लाहौर, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, और ये जवानी है दीवानी और क्लब 60 में अपनी अदाकारी के नए जौहर दिखाते रहे। और फिर 28 दिसंबर 2013 की वो तारीख आज भी सिने प्रेमियों के दिलों में एक टीस बनकर चुभती है। दुबई में छुट्टियां मनाने गए फारूक साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। फारूक शेख का जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं था बल्कि उस एक दौर का खत्म हो जाना था जहां इंसान अपनी शोहरत से नहीं अपनी शराफत से बड़ा माना जाता। उन्हें अंधेरी के 4 बंगलों कब्रिस्तान में अपनी मां के कब्र के पास सुकून की नींद सुला दी गई। फारूक साहब ने एक बार कहा था कि वो नहीं चाहते कि दुनिया उन्हें बहुत याद करे, लेकिन वो गलत थे। जो इंसान अपनी बातों में शहद घोल कर बोलता हो, उसकी आंखों में जिसके आंखों में दूसरों के लिए दर्द हो, जो अछूत को अछूत कहे जाने वाले लोगों को गले लगाकर उन्हें समाज में बराबरी का हक दिलाता हो, उसे कायनात कैसे भुला सकती। आज जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कहीं आसपास ही हैं। वही सफ़ेद कुर्ता पैजामा, वही धीमी सी मुस्कान, वही रूह को सुकून देने वाली आवाज़। फारूक शेख जैसे लोग मरते नहीं, वो हमारी यादों के उन झरोकों में कैद हो जाते हैं जहां सिर्फ इंसानियत की खुशबू आती है। फारूक शेख से जुड़ी हुई 2 बातें जो मेरे साथ गुजरी वो भी यहां आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बात है जब उमराव जान का प्रीमियर हुआ लखनऊ में, और मैं किसी तरह मेरे पास वो कॉलेज के दिन हुआ करते थे तो उतने पैसे नहीं होते थे कि प्रीमियर का महंगा टिकट खरीदा जा सके, मगर बहरहाल मैं किसी तरह थिएटर के अंदर घुस गया और फारूक शेख मुझे फारूक साहब ने क्रीम कलर की शेरवानी और चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ था, और वो बहुत, आज भी मुझे वो याद है वो मंजर, और बेहद खूबसूरत लग रहे थे। और ये लीला सिनेमा के लखनऊ की बात है। मैं ढूंढ रहा था कि मैं कुछ ऐसा मिले कि मैं उनका ऑटोग्राफ ले सकूं, और फाइनली मुझे एक कपल दिखाई दिया जो कुछ फाइलों में उलझा हुआ था, और मैंने उनसे जाके कहा कि क्या उनके पास कोई कागज़ है, और उन्होंने मुझे एक पैड दिया और पेन भी दिया,
और उसे ले के मैं वापस आया और मैंने फारूक साहब का ऑटोग्राफ लिया और कुछ और लोगों के ऑटोग्राफ लिए। और फिर बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि वो जो पैड था वो उमराव जान का लिटरेट था, उमराव जान फिल्म का लिटरेट था। और बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये कपल जो था ये कोई और नहीं, ये मुज़फ़्फ़र अली साहब और उनकी बीवी, उस वक्त की उनकी वाइफ सुभाषनी अली साहिबा वो थी। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा ये कि जब फारूक साहब का ये जी मंत्री जी, जो यस प्राइम मिनिस्टर की नकल की पे बेस था बीबीसी का शो, जब वो चल रहा था तो एक एक पेन की कंपनी ने हम लोगों से कांटेक्ट किया और हमसे ये कहा गया कि अगर हम फारूक शेख और उनके साथ जो उनके सेक्रेटरी का रोल कर रहे थे उन्हें, अगर हम जयंत कृपलानी, अगर हम इन दोनों को साइन कर लें तो ये एड फिल्म है जो हमें बनानी है। मैंने जयंत साहब को फ़ोन किया, वो राज़ी हो गए काम करने के लिए। फिर मैंने फ़ारूक भाई को फ़ोन किया और वो लाइन पे आए और पहले उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और वो बहुत खुश हुए। और फिर उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और फिर बहुत सादगी से उन्होंने कहा कि आसिफ साहब, आपने कभी मुझे किसी एड फिल्म में देखा है? तो मैंने कहा, नहीं फारूक भाई, मैंने आज तक आपको किसी एड फिल्म में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि आसिफ साहब, मैं एक एक्टर हूँ, मैं मॉडल नहीं हूँ और मैं एड फिल्म्स नहीं करता। ये था उस आदमी का कमिटमेंट आर्ट के लिए, ये था उस आदमी का कमिटमेंट एक्टिंग के लिए। पैसा नहीं, कमिटमेंट की बात थी, पैसा नहीं, उसूलों की बात थी। तो ये थे फारूक शेख, जिनसे जुड़े हुए कुछ मेरे अपने कुछ एनेक्डोट्स भी मैंने आपसे शेयर किए। बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।